At least 170 people are still reportedly missing after the glacier burst in Uttarakhand. Still no clarity on the number of people who have lost their lives. 14 days after the Himalayan tsunami struck, the ravaged state of Uttarakhand is still struggling to get a grip on the scale of the tragedy. Swamped homes, roads and shops in a village in northern India Tuesday. उत्तराखंड सी हो गई है जिंदगी। खूबसूरत तो बहुत है लेकिन आपदाएं भी कम नहीं। सोशल मीडिया पर वायरल ये लाइन ने सिर्फ शायरी नहीं है, उत्तराखंड की खूबसूरती जितनी आकर्षक है उसका भूगोल उतना ही संवेदनशील भी है। गर्मियों में जंगल की आग, सर्दियों में बर्फ और एवलांच और मानसून आते ही पहाड़ों पर सबसे बड़ा खतरा बन जाता है भूस्खलन, फ्लैश फ्लड, बादल फटना और सड़क संपर्क टूटना। और अगस्त 2026 में सामने आ रही तस्वीरें इस सवाल को फिर सामने लाती हैं। आखिर बारिश उत्तराखंड में हर साल इतनी बड़ी चुनौती क्यों बन जाती है? क्या सिर्फ ज्यादा बारिश इसका कारण है या फिर पहाड़ की भौगोलिक संरचना, जलवायु में बदलाव, नदियों का कटाव और बढ़ती मानवीय गतिविधियां मिलकर खतरे को और बड़ा बना रही हैं? आज इसी सवाल को आंकड़ों, विज्ञान और हाल की घटनाओं के जरिए समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर भारत लाइव और आपके साथ मैं करीना भट्ट। उत्तराखंड हिमालय क्षेत्र में स्थित है। यहाँ ऊंचाई में बहुत कम दूरी के भीतर बड़ा बदलाव आता है। खड़ी ढलानें, गहरी नदी घाटियाँ, कमजोर और सक्रिय भूगर्भीय संरचनाएं और तेज बहाव वाली नदी, ये सभी मिलकर किसी भी अत्यधिक बारिश को सामान्य मैदानी बारिश से अलग बना देते हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों में भी चमोली जैसे क्षेत्रों को भूस्खलन के लिहाज से अत्यधिक संवेदनशील बताया गया है। यानी बारिश अकेली समस्या नहीं है। समस्या तब बढ़ती है जब बहुत कम समय में बड़ी मात्रा में पानी किसी पहले से कमजोर ढलान पर पहुंचता है। बारिश का पानी जमीन में जाता है, मिट्टी और चट्टानों के बीच पानी का दबाव बढ़ता है और ढलान की स्थिरता प्रभावित हो सकती है। दूसरी तरफ नदी का तेज बहाव नीचे से जमीन को काटता है, इसे टो इरोशन कहा जाता है। नतीजा ऊपर से कमजोर पहाड़, नीचे से नदी का कटाव और बीच में बारिश का दबाव। यही संयोजन कई जगहों पर भूस्खलन को ट्रिगर कर सकता है। दूसरा बड़ा कारण है उत्तराखंड की नदी प्रणाली। अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, पिंडर, धौलीगंगा, ऋषिगंगा और दूसरी नदियां और उनकी सहायक धाराएं पहाड़ों से तेजी से नीचे उतरती हैं। जब बारिश बहुत ज्यादा होती है तो नदी और गदेरों का जलस्तर अचानक बढ़ सकता है और यही फ्लैश फ्लड का खतरा पैदा करता है। 2021 में चमोली की ऋषिगंगा धौलीगंगा आपदा इसका बड़ा उदाहरण थी। उस घटना में ग्लेशियर चट्टान के बड़े हिस्से के टूटकर नीचे आने के बाद मलबे और पानी का बेहद तेज बहाव पैदा हुआ था, जिसने तपोवन क्षेत्र की परियोजनाओं को भी प्रभावित किया और बड़ी संख्या में लोगों की जान गई। इस घटना ने यह भी दिखाया कि हिमालयी आपदा सिर्फ बादल फटने या बारिश से नहीं आती। कभी कभी भूगर्भीय और ग्लेशियर घटनाएं बारिश के साथ मिलकर खतरे को कई गुना बढ़ा सकती हैं। लेकिन अगर पिछले कुछ वर्षों की घटनाओं को देखें तो सबसे डरावनी तस्वीरों में से एक 5 अगस्त 2025 को उत्तरकाशी के धराली और हरसिल क्षेत्र से सामने आई थी। उस दिन ऊपरी कैंचमेंट में बादल फटने के बाद खीरगंगा नदी में अचानक तेज बहाव आया और धराली क्षेत्र में फ्लैश फ्लड तथा मलबे ने भारी तबाही मचाई। घरों, दुकानों और दूसरी संरचनाओं को नुकसान पहुंचा और पूरा इलाका मलबे से भर गया। शुरुआती घंटों में मौत और लापता लोगों के आंकड़े लगातार बदलते हैं। सेना और प्रशासन की ओर से बड़ी संख्या में लोगों के लापता होने की जानकारी सामने आई थी। 6 अगस्त तक मुख्यमंत्री की ओर से 190 लोगों को बचाए जाने की जानकारी दी गई थी। बाद में राहत और बचाव अभियान कई दिनों तक चलता रहा। इस आपदा का एक महत्वपूर्ण पहलू यह था कि सिर्फ धराली ही नहीं बल्कि हरसिल और आसपास का क्षेत्र भी सड़क और संचार व्यवस्था के प्रभावित होने से मुश्किल में आ गया। केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग के अनुसार 5 अगस्त की आपदा के बाद भटवाड़ी, गंगोत्री क्षेत्र में दूरसंचार सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई। धराली में 2 टेलीकॉम टावर पूरी तरह बह गए और 27 अन्य टावर फाइबर कटने और बिजली बाधित होने के कारण बंद हो गए। यानी पहाड़ में आपदा का मतलब सिर्फ जान माल का नुकसान नहीं है। सड़क टूटती है तो आवाजाही रुकती है, पुल टूटता है तो गांव अलग थलग पड़ जाता है। संचार व्यवस्था प्रभावित होती है तो राहत बचाव की सूचना पहुंचाना भी चुनौती बन जाता है और यही हिमालयी आपदाओं को मैदानी इलाकों की बाढ़ से अलग बनाता है। अब जरा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की तरफ आइए।
15-16 सितंबर 2025 की रात हुई अत्यधिक बारिश और बादल फटने की घटनाओं ने सहस्त्रधारा, मालदेवता और आसपास के क्षेत्रों में भारी नुकसान पहुंचाया। सहस्त्रधारा क्षेत्र में अचानक पानी का बहाव बढ़ा और नदी नालों में उफान के साथ मलबा बाजार और आसपास के इलाकों तक पहुंच गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग की 2025 की मानसून रिपोर्ट के मुताबिक 15 सितंबर की रात से 16 सितंबर की सुबह तक हुई अत्यधिक बारिश और बादल फटने की घटना ने देहरादून के सहस्त्रधारा टपकेश्वर क्षेत्र में फ्लैश फ्लड को जन्म दिया। रिपोर्ट में 13 लोगों की मौत और 16 लोगों के लापता होने का उल्लेख है। इस घटना में मालदेवता में सड़क का एक हिस्सा बह गया, कई जगह सड़क और पुल क्षतिग्रस्त हुए और सहस्त्रधारा क्षेत्र में दुकानों और दूसरे प्रतिष्ठानों को भी भारी नुकसान हुआ। यह घटना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे एक बात साफ होती है, आपदा का खतरा सिर्फ बहुत ऊंचाई वाले पहाड़ों तक सीमित नहीं है। देहरादून जैसे बड़े शहरी क्षेत्र में भी अत्यधिक बारिश अचानक बड़े जल प्रभाव और फ्लैश फ्लड की चपेट में आ सकते हैं। यानी सवाल सिर्फ यह नहीं है कि पहाड़ कितना ऊंचा है, सवाल यह भी है कि बारिश का पानी किस रास्ते से नीचे आएगा और रास्ते में क्या क्या आएगा। और 2025 में ही चमोली के नंदा नगर ने भी मानसून के एक और खतरनाक रूप को देखा। 18 सितंबर 2025 के रात नंदा नगर क्षेत्र की बिनसर पहाड़ी के आसपास भारी बारिश और बादल फटने के बाद अचानक पानी और मलबे का तेज बहाव नीचे की ओर आया। फाली लगा कुंतरी, सैती लगा कुंतरी और धुरमा गांव प्रभावित हुए। शुरुआती प्रशासनिक जानकारी के मुताबिक नंदा नगर के कुंतरी लागा फाली वार्ड में 6 मकान मलबे में दब गए, जबकि 7 लोग लापता बताए गए और 2 लोगों को बचाया गया था। इसके बाद सामने आई स्थिति ने आपदा की गंभीरता को और स्पष्ट किया। प्रभावित इलाकों में कई भवन और गौशालाएं क्षतिग्रस्त हुई, जबकि मोक्ष गदेरा उफान पर आने से सेरा गांव में भी मकानों को नुकसान पहुंचा। राहत और बचाव के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर जुटी। नंदा नगर की घटना यह बताती है कि फ्लैश फ्लड का खतरा सिर्फ बड़ी नदियों तक सीमित नहीं। कई बार पहाड़ों से निकलने वाले छोटे गदेरे और स्थानीय जलधाराएं भी अचानक विकराल रूप ले सकती हैं, और जब इनके रास्ते में बस्तियां, सड़कें या दूसरी संरचनाएं होती हैं तो कुछ ही समय में नुकसान काफी बढ़ सकता है। यही वजह है कि उत्तराखंड आपदा प्रबंधन के लिए सिर्फ बड़े नदी बेसिन की निगरानी पर्याप्त नहीं है। छोटे गदेरों, स्थानीय जलधाराओं, संवेदनशील ढलानों और उन पर बसे गांवों को भी लगातार निगरानी जरूरी है। और अब 2026 की तस्वीर देखिए। अगस्त के पहले पखवाड़े से उत्तराखंड के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण भूस्खलन और फ्लैश फ्लड और सड़क संपर्क प्रभावित होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। चमोली, पौड़ी, देहरादून और दूसरे पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश के कारण सड़कें बाधित होने और नदी नालों के जलस्तर बढ़ने की घटनाएं लगातार चिंता बढ़ा रही। मौसम विभाग भी समय समय पर अलग अलग जिलों के लिए भारी और बहुत भारी बारिश की चेतावनियां जारी करता रहा है। जुलाई के आखिर में भी उत्तराखंड के लिए कई दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश और गरज चमक की चेतावनी जारी की गई थी। यानी मानसून सिर्फ एक दिन की बारिश का नाम नहीं है। लगातार कई दिनों तक बारिश होने के बाद जमीन पहले से संतृप्त हो जाती है। इसके बाद अगर दोबारा तेज बारिश होती है तो संवेदनशील ढलानों पर खतरा और बढ़ सकता है। यही वजह है कि मौसम विभाग की चेतावनियों में सिर्फ बारिश नहीं बल्कि भूस्खलन और फ्लैश फ्लड की संभावना को भी गंभीरता से लिया जाता है। आपको बता दें, उत्तराखंड में सड़क, पुल, बिजली परियोजनाएं, पर्यटन और चारधाम जैसी गतिविधियां राज्य की अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी के लिए जरूरी है। समस्या विकास की जरूरत नहीं है, असल चुनौती है ऐसे संवेदनशील भूभाग में विकास को वैज्ञानिक जोखिम आकलन, ढलान की क्षमता और स्थानीय परिस्थितियों के साथ कैसे संतुलित किया जाए। यानी सड़क बनाना जरूरी है, लेकिन पहाड़ काटने के तरीके, पानी की निकासी, ढलान को स्थिर रखने की तकनीकी और मलबे के सुरक्षित निस्तारण पर उतना ही ध्यान जरूरी, क्योंकि कई बार सड़क पर गिरने वाला मलबा सिर्फ ऊपर से नहीं आता। पहाड़ काटने के बाद अगर पानी की प्राकृतिक निकासी बदल जाए तो बारिश के दौरान पानी उसी कमजोर हिस्से को और प्रभावित कर सकता है। इसीलिए विशेषज्ञ लगातार ड्रेनेज, स्लोप स्टेबलाइजेशन और वैज्ञानिक लैंडस्लाइड मैपिंग की जरूरत पर जोर देते हैं। यहाँ भी संतुलित तरीके से समझना जरूरी है। जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के चरम घटनाओं के जोखिम पर दुनिया भर में अध्ययन हो। हिमालय भी इस बदलाव से अछूता नहीं, लेकिन किसी एक घटना को केवल जलवायु परिवर्तन का परिणाम बता देना वैज्ञानिक रूप से सही नहीं होगा।
किसी खास इलाके में आपदा के पीछे एक साथ कई कारक काम कर सकते हैं। अत्यधिक वर्षा, स्थानीय भूगर्भीय संरचना, ढलान की स्थिति, नदी का कटाव, भूस्खलन, ग्लेशियल गतिविधियां और मानवीय हस्तक्षेप। इसलिए उत्तराखंड की आपदाओं को समझने के लिए मौसम विज्ञान और भूगर्भ विज्ञान दोनों को साथ देखना जरूरी है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, क्या समाधान संभव है? इसका जवाब है पूरी तरह आपदाएं रोकना संभव है, लेकिन जोखिम कम करना निश्चित तौर पर संभव है। पहला, हाई रिजोल्यूशन लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड मैपिंग। कौन सा गांव किस ढलान के नीचे है, कौन सी सड़क किस भूस्खलन क्षेत्र से गुजरती है, कौन सी नदी घाटी अचानक बाढ़ के लिहाज से ज्यादा संवेदनशील। इसकी लगातार अपडेटेड मैपिंग जरूरी है। दूसरा, अर्ली वार्निंग सिस्टम। बारिश की मात्रा, नदी का जल स्तर, ढलान की हलचल और स्थानीय मौसम को जोड़कर समय रहते चेतावनी दी जा सकती। तीसरा, ड्रेनेज। पहाड़ों में सड़क के साथ पानी की निकासी सिर्फ एक छोटा इंफ्रास्ट्रक्चर काम नहीं है, कई संवेदनशील क्षेत्रों में यही सड़क और ढलान की सुरक्षा का अहम हिस्सा बन सकता है। चौथा, कैरिंग कैपेसिटी। हर पर्यटन स्थल कितने लोगों, कितने वाहनों और कितने निर्माण का दबाव सह सकता है, इसका वैज्ञानिक आकलन जरूरी है। और पांचवा, स्थानीय समुदाय। सबसे पहले खतरे को महसूस करने वाला व्यक्ति अक्सर वही होता है जो उसी गांव या इलाके में रहता है। इसलिए स्थानीय लोगों की सूचना, प्रशासन की चेतावनी और वैज्ञानिक डेटा, इन तीनों को एक साथ जोड़ना बेहद महत्वपूर्ण है। धराली की घटना के बाद उत्तराखंड के भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय ने धराली और पौड़ी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में भूगर्भीय सर्वेक्षण के लिए भूवैज्ञानिकों की टीमें गठित की थी। इस तरह के सर्वे इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी आपदा के बाद सिर्फ मलबा हटाना पर्याप्त नहीं होता। ये समझना भी जरूरी होता है कि आखिर ढलान क्यों टूटी, पानी किस दिशा में गया, कौन सा इलाका आगे भी संवेदनशील रह सकता है और भविष्य में वहां किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था जरूरी हो। यही वैज्ञानिक जानकारी भविष्य की आपदा के जोखिम को कम करने में मदद कर सकती है। 2013 से 2025 और 2026 तक क्या क्या बदला? आखिर सवाल। 2013 की केदारनाथ त्रासदी उत्तराखंड की आपदा इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में शामिल रही। उसके बाद राज्य में आपदा प्रबंधन, राहत बचाव, संचार और पूर्व चेतावनी व्यवस्था को मजबूत करने पर लगातार काम हुआ। लेकिन 2021 के चमोली आपदा ने दिखाया कि हिमालय में खतरे का स्वरूप कितना जटिल है। 2025 की धराली हर्षिल आपदा ने फिर बताया कि अचानक आने वाला मलबा और फ्लैश फ्लड कुछ ही मिनटों में पूरे इलाके की तस्वीर बदल सकता है। और सितंबर 2025 की सहस्त्रधारा आपदा ने दिखाया कि देहरादून जैसे शहरी क्षेत्र भी अत्यधिक बारिश के दौरान बड़े जोखिम का सामना कर सकते हैं। अब 2026 का मानसून फिर उसी सवाल को सामने खड़ा कर, क्या हम सिर्फ आपदा आने के बाद प्रतिक्रिया देंगे या फिर खतरे वाले क्षेत्रों की पहचान करके पहले से तैयारी करेंगे? तो क्या उत्तराखंड का मानसून जानलेवा है? जवाब है, मानसून अपने आप में दुश्मन नहीं है। बारिश पहाड़ों के लिए जीवन है। यही बारिश नदियों को पानी देती है, जंगलों और खेतों को जीवित रखती है और पूरे राज्य की जल व्यवस्था का आधार। खतरा तब बनता है जब अत्यधिक बारिश, संवेदनशील भूगोल, अस्थिर ढलान, नदी का कटाव और मानवीय गतिविधियां एक ही समय पर एक दूसरे के प्रभाव को बढ़ा देती हैं। इसलिए सवाल यह नहीं होना चाहिए कि बारिश को कैसे रोका जाए, सवाल यह होना चाहिए कि बारिश के साथ जीने की हमारी तैयारी कितनी वैज्ञानिक है। आज जरूरत डर पैदा करने की नहीं, खतरे को समझने की, क्योंकि उत्तराखंड को पूरी तरह आपदा मुक्त बनाना शायद संभव न हो, लेकिन उत्तराखंड को आपदा के सामने कम असहाय बनाना जरूर संभव है। और शायद आने वाले वर्षों में यही सबसे बड़ी चुनौती होगी। विकास भी हो, पर्यटन भी बढ़े, सड़कें भी बने, रोजगार भी मिले, लेकिन हिमालय की क्षमता और प्रकृति की चेतावनी को समझते हुए। धराली हो या चमोली, सहस्त्रधारा हो या कोई दूरस्थ पहाड़ी गांव, हर घटना एक अलग कहानी जरूर है, लेकिन इन सभी घटनाओं में एक साझा संदेश दिखाई देता है। पहाड़ को समझे बिना पहाड़ में सुरक्षित विकास संभव नहीं है, क्योंकि पहाड़ हमें हर मॉनसून में एक ही संदेश देते हैं। प्रकृति को रोकना हमारे हाथ में नहीं, लेकिन उसके संकेतों को समझकर नुकसान कम करना जरूर हमारे हाथ में। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे उत्तर भारत लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ और इस पूरे विश्लेषण पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बेबाकी से साझा करें। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।